बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम बात करेंगे मैटरनल न्यूनेटल हेल्थ को लेके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो पैटर्न रहेगा वो किस टाइप से आपके पेपर में आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर 100+ से ज़्यादा MCQs आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। क्लास आपकी 1 आवर तक की हो सकती है, तो एंड तक जरूर जुड़े रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी नोटिफिकेशन अपडेट हो चैनल पर आप उनको देख सकें, स्पेशली आपकी वैकेंसी को लेके और क्लासेस को लेके। तो आज की क्लास में हम जो MCQ सॉल्व करने वाले हैं वो आपकी मैटरनल हेल्थ, न्यूनेटल, एडोलेसेंट हेल्थ, न्यूट्रिशन के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मेनली 100+ MCQs हैं विथ रीजनल के आपके 1 आवर में 200 to 300 MCQs तक कवर हो जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि आपको जल्दी से जल्दी आपका जो एग्ज़ाम है 17 अप्रैल को DMER हरियाणा, MP CHO एंड हरियाणा CHO के लिए, त्रिपुरा CHO के लिए सभी CHO एग्ज़ाम्स और DMER एग्ज़ाम आपका कवर हो जाए, जो सिलेबस है आपका उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, क्वेश्चन था यहाँ पर आंसर विथ रीजनल के आपको बताया गया है। क्वेश्चन था, अ नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट साउंड कहाँ पर चेक होगा? तो वो होगा अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। ये देखिए यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में जनरली फीटल हार्ट साउंड बेस्ड ऑन जो जेस्टेशनल पीरियड है उसके अकॉर्डिंग आता है। यदि 16 वीक्स पूछते हैं, पर्टिकुलर 16 वीक्स कहें, तब 3 फिंगर विड्थ अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बस कहते हैं तो अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। यदि 20 वीक कहें तो ब्लो द अम्ब्लाइकस। आपको यदि 3 फिंगर विड्थ याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। 20 वीक्स का पूछें तो बिलो द अम्ब्लाइकस। 24 वीक्स में एट द पॉइंट ऑफ अम्ब्लाइकस तक रहेगा। 28 वीक में 3 फिंगर अबव द अम्ब्लाइकस, ये आपको याद रखना है। एंड 32 में जो अम्ब्लाइकस और एक्सिफॉइड प्रोसेस है उसके बीच में रहेगा। 36 वीक यदि पूछते हैं आपको तो कोस्टल आर्च में, ये चीज़ आपको याद रखना है। और लास्ट में पूछते हैं तो बिलो द कोस्टल आर्च। दैट मीन्स जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग कब होती है? 36 वीक के बाद होती है। जो प्रीमी पैरा मदर्स होती हैं उनमें सॉरी, तो जो प्रीमी पैरा मदर्स होती हैं उनमें लाइटनिंग 36 वीक के बाद होती है। तो यहाँ पर यदि लाइटनिंग क्या है, वेलकम साइन भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर मेनली कब, कहाँ पर, किस जेस्टेशनल एज पीरियड में फीटल हार्ट साउंड आप चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। तो इनमें से NHM का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है द रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, दैट मीन्स RMNCH+A स्ट्रेटजी, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो NHM के तहत सभी कंपोनेंट्स आएंगे, जो नहीं होगा वो होगा वुमेन एम्प्लॉयमेंट। जो NHM है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका कंपोनेंट नहीं है। बाकी RMNCH, JSY स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट के जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन है, सब NHM में आ जाएंगे। बट वुमेन एम्प्लॉयमेंट इसका कंपोनेंट नहीं है। RMNCH+A से आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन तक मिलते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा RMNCH+A प्रोग्राम, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। जो एडोलेसेंट हेल्थ पार्ट है आपका, एडोलेसेंट हेल्थ पार्ट में ही RMNCH+A प्रोग्राम इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम 2nd and 3rd डिग्री ऑफ मालन्यूट्रिशन। तो आप कौन सा स्टेप लेंगे जब बच्चा 2nd और 3rd डिग्री मालन्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है? ऑप्शन में है प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू केयर गिवर, प्रोवाइड सप्लीमेंटल थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, रिकमेंडेड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, रिकमेंडेड पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो यदि बच्चा 2nd और 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? बच्चे को थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी, प्रोवाइड सप्लीमेंटल थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। और यदि फर्स्ट बस पूछते तब हम जो हेल्थ एजुकेशन है वो केयर गिवर को देते। यहाँ पर 2nd और 3rd डिग्री कहा है, तो ऐसे केस में हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन दे के भी बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी मोनोसैकेराइड्स हैं किसी एक को छोड़कर। तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स सब हैं किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज। तो यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड्स नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो वो है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज मोनोसैकेराइड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होगा ये डाइसैकेराइड्स में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल शुगर की चेन है इसलिए, बाकी इन सभी में सिंगल शुगर चेन रहती है, इसीलिए क्या है? मोनोसैकेराइड्स। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द कंटेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म द फुल फॉर्म ऑफ REE इज। तो REE का फुल फॉर्म क्या है? मेटाबॉलिज्म के कॉन्टेस्ट में REE का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है रेस्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, रेस्टिंग इन्वायरमेंट एक्सपेंडिचर या फिर रिसेट इन्वायरमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर REE का फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुका है, MP के ही एग्जाम में आया था। मुझे क्लियरली याद नहीं है कि CHO में आया कि NHM में आया था या फिर MPPEB में, बट इन तीन एग्जाम्स में से एक एग्जाम में REE का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो REE का फुल फॉर्म होता है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। क्या है? रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली सीन इन प्रीमेच्योर चिल्ड्रन ड्यू टू एक्सेसिव ऑक्सीजनेशन सप्लाई। तो प्रीमेच्योर बेबी में ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण, एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लाई के कारण क्या सिचुएशन होगी? रेटिनोपैथी, ऑप्थेल्मिया न्यूलेट्रम, ब्लाइंडनेस या फिर जीरोप्थेल्मिया। तो यहाँ पर जो प्रीमेच्योर चिल्ड्रंस हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण बच्चों में जो प्रॉब्लम डेवलप होती है वो क्या होती है? रेटिनोपैथी। क्या होगी? रेटिनोपैथी। नेक्स्ट इज द लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज मोर देन। तो प्रोलॉन्ग लेबर कब कंसीडर किया जाएगा? जब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन कितना होगा? ऑप्शन में 10 आवर, 2 आवर, 18 आवर या फिर 16 आवर्स। तो प्रोलॉन्ग्ड, प्रेसिपिटेट, नॉर्मल, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, क्या है? कॉम्प्लिकेशन है और नॉर्मल लेबर के टर्म भी है। तो कंबाइंड ड्यूरेशन जब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का मोर देन 18 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तब इसके लिए क्या कहा जाता है? प्रोलॉन्ग्ड लेबर। बट यदि जब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का जो लेबर का जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 2 आवर हो जाता है, यहाँ पर मोर देन 18 आवर तो प्रोलॉन्ग्ड हो गया, लंबा चल गया लेबर की प्रोसेस। बट यदि यही प्रोसेस फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की लेस देन 2 आवर रहती है तो ये क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट लेबर। लेबर की अलग अलग स्टेज होगी, 4 स्टेज होती है सॉरी टोटल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बट यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फुली डायलिटेशन होगा एंड सर्विक्स का फुली 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन होगा। लेटेंट फेज में 0 to 4 और 4 to 10 सेंटीमीटर एक्टिव फेज, जो फर्स्ट स्टेज की फेज है। सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा, जनरली 2 आवर का प्रीमी में होता है, जो मल्टी पैरा है उनमें 30 मिनट का ही रहेगा। थर्ड स्टेज होती है 15 मिनट की, बोथ प्रीमी और मल्टी में, जिसमें प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा। फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, जिसमें पूरा ऑब्जर्व करके रखा जाता है मदर को PPH के लिए। तो यहाँ पर 4 स्टेज हो गई लेबर की। और यहाँ पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन 4 स्टेज में से। आपको क्राउनिंग का क्वेश्चन बनेगा, मोल्डिंग का क्वेश्चन बनेगा एंड जो पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है लेबर की वो आपको एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जो आपके आ सकते हैं। जो मैटरनल हेल्थ पार्ट है उसमें आप इन चीज़ों को याद करके जाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रुप इन विच पीपल आर नॉट मैरिड इफ हैविंग ब्लड रिलेशन बट मैरिड आउटसाइड द ग्रुप इज टर्म्ड एज। तो ऐसा ग्रुप जहाँ पर यदि ब्लड रिलेशन है तो लोग शादी नहीं करेंगे बट दूसरे ग्रुप में शादी करेंगे, क्या कहलाएगा? एंडोगोमी, एक्सोगोमी, कास्ट एंडोगोमी या फिर कास्ट एक्सोगेमी। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन है तो शादी नहीं होगी, ये जनरली इंडिया में होता है मोमेडियंस को छोड़ के। बट यदि दूसरे ग्रुप में जाके शादी करते हैं तो क्या कहलाएगा? एक्सोगोमी। क्या कहलाएगा? एक्सोगोमी। और जो एंडोगेमी है इसमें एक ही ग्रुप के लोग हैं जो किसी सिलेक्टेड ग्रुप में शादी कर लेते हैं जो कि कास्ट, क्लास, रेस और ट्राइब पे डिफर करेगी। बट जो एक्सोगोमी होगी इसमें आपका गोत्र, विलेज, परिवार, पिंड सभी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो दोनों टाइप की मैरिज होती हैं कम्युनिटी में, बट जो मोस्टली इंडिया में मैरिज होती हैं वो एक्सोगेमी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू एंडोगेमी के।
तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी अदर ग्रुप में करेंगे तो वो एक्सोगेमी है। बट यदि सेम ग्रुप में शादी कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एंडोगेमी। नेक्स्ट इज क्ले कलर्ड स्टूल इंडिकेट्स। तो यदि स्टूल में क्ले कलर है तो क्ले कलर्ड स्टूल है तो क्या इंडिकेट करेगा? अपर जीआई ब्लीडिंग, इम्पेंडिंग कॉन्स्टिपेशन, एन इम्पैक्ट ऑफ मेडिकेशन, या फिर बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर मैंने आपको मेलेना पढ़ाया था, तो मेलेना में क्या है? अपर जीआई ब्लीडिंग के कारण होगा, जो स्टूल का कलर होगा। बट यहाँ पर क्ले कलर्ड स्टूल है, दैट मीन्स किसके कारण? बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये सिचुएशन हुई है। इज व्हेन वन ऑफ द डक्ट दैट कैन कैरी बाइल फ्रॉम द लिवर टू इंटेस्टाइन बाय द गॉल ब्लैडर। तो जब जो डक्ट है लिवर से क्या कर रही है? इंटेस्टाइन तक जो लेके जा रही है, क्या लेके जा रही है? जो पूरा बाइल को लेके जा रही है, तो वहाँ से गॉल ब्लैडर से होते हुए या फिर बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बाइल का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा बाइल। तो जब बाइल ज़्यादा स्टोर होगा तब ये क्या करेगा? बाइल का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली लिवर कर रहा है और स्टोर भी हो रहा है, तो ये क्या करेगा? ज़्यादा बढ़ेगा और जो स्टूल में देखने को मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा? क्ले कलर्ड स्टूल। नेक्स्ट इज रिपीटिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन मीन्स। तो आप किसी अदर पर्सन के मूवमेंट को रिपीट करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिविज्म, ऑटोमेटिक ओविडेंस, इकोलेलिया, या फिर इकोप्रेक्सिया। तो रिपीटेटिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे के मूवमेंट को रिपीट करना, क्या कहलाएगा? इकोप्रेक्सिया। नेक्स्ट है यहाँ पर पेशेंट हु रेफर्स टू हिज मील स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजनड इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर जो रिपीटेटिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन है, इकोप्रेक्सिया। आपके जो वर्ड रिपीट यहाँ पर क्या है? आपकी मूवमेंट रिपीट हो रहे हैं तो इकोप्रेक्सिया। यदि आपकी जो बोल रहे हैं, आप जो भी चीज़ बात कर रहे हैं वो रिपीट करें तो इकोलेलिया। नेगेटिविज्म का मतलब होता है कुछ अदर थॉट्स ही बनाना जिनका कोई कनेक्शन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पेशेंट हु रिफर्स टू हिज मील स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजनड इज इन एग्जाम्पल ऑफ। तो यदि पेशेंट कहता है कि उसके खाने में जहर है बट एक्चुअल में नहीं होता है तो क्या है? ऑप्शन में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, सुसाइडल आइडिया, या फिर नेगेटिविज्म। तो ये क्या है? ये है डिल्यूजन। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज। तो जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन के लिए क्या कहा जाएगा? अर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, या फिर जिंजिवाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स कहलाता है अर्थराइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन होना बोन्स में, और जिंजिवाइटिस का मतलब होता है गम्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है टॉन्सिल से उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। तो जहाँ पर भी आइटिस वर्ड जुड़ता है दैट मीन्स यहाँ पर इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर जिंजिवाइटिस में क्या है? गम्स का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। ऑस्टियोमाइलाइटिस जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, तो वो क्या है? बोन्स में पाई जाती हैं, तो ये कहाँ का इन्फेक्शन हो जाएगा? बोन्स का। नेक्स्ट है यहाँ पर वन ऑफ द प्राइमरी ड्रग यूज्ड ड्यूरिंग सीपीआर इज। तो कौन सी मेडिसिन सीपीआर के टाइम पर यूज़ की जाती है? ऑप्शन में रेंटैक, डेगॉक्सिन, डाइक्लोफेनेक, या फिर एपिनेफ्रिन। तो सीपीआर में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है जिसको इमरजेंसी मेडिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है एपिनेफ्रिन। एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन के लिए भी यही मेडिकेशन यूज़ की जाती है, सीपीआर में भी यही यूज़ की जाती है, तो ये क्या है? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट इज डेंगू इज कॉज्ड बाय। तो डेंगू का कॉजेटिव एजेंट क्या है? एडिस मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स, एनाफ्लीस, या फिर क्यूलिस मॉस्क्यूटो। तो डेंगू का जो कॉजेटिव एजेंट है वो एडिस मॉस्क्यूटो। डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? दिन में बाइट करने वाला मच्छर होता है डेंगू का। जो एडिस मॉस्क्यूटो है कब काटता है? दिन में काटने वाला मच्छर है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है डे टाइम में, और फ्रेश वाटर होता है जो वहीं पर रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेडिकल कंडीशन इन विच द बोन्स बिकम ब्रिटल एंड फ्रेजाइल फ्रॉम लॉस ऑफ टिश्यू टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ हार्मोनल चेंज, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इज नोन एज। तो ऐसी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन जिसमें बोन्स क्या हो जाती हैं? ब्रिटल, फ्रेजाइल हो जाएंगी, टिश्यूज कनेक्शन कम हो जाएगा, और ये जनरली हार्मोनल चेंजेस के कारण, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ऑस्टियोमाइलाइटिस, फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर ऑस्टियोमलेशिया।
तो यहाँ पर बोन्स क्या हो रही हैं, ब्रिटेल हैं, फ्रेजाइल हैं और ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है। तो क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है ये, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन है बोन्स का। ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पर क्या है, लाइफ लॉन्ग लैक ऑफ कैल्शियम प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब जब आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी तभी आपकी बोन्स फ्रेजाइल होंगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज। तो ब्रेस्ट के इन्फ्लामेशन के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है, मास्टाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डर्मेटाइटिस या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट क्या कहलाता है, मास्टाइटिस। नेक्स्ट है यहाँ पर ईच बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कम्प्लीटेड इन। तो ह्यूमन हार्ट की जो एक बीट है, एक जो कंप्लीट साइकिल होती है, वो कितने टाइम में हो जाती है, 85 सेकेंड, 0.85 सेकेंड, 8.5 सेकेंड या फिर 5.8 सेकेंड। तो ईच बीट है जो कितने टाइम में कंप्लीट होती है, 0.85 सेकेंड में। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीपल टिनी राइज्ड वाइट और येलो वाइट स्पॉट्स में अपीयर ऑन द नोज चीक्स ऑफ न्यूनेट और कॉल्ड एज। तो बहुत सारे नोज चीक्स पर न्यूनेट में चीक्स और नोज पर वाइट और येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं, क्या कहलाते हैं, मिलिया, साल्मोन पैचेस, मंगोलियन स्पॉट्स, हरक्लुइन कलर चेंज। तो यहाँ पर नोज और चीक्स पर ही हो रहे हैं वाइट येलो टाइप के स्पॉट्स। तो ये क्या है, मिलिया। इस तरीके से आपने जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके फेस पर देखे होंगे। यहाँ पर साल्मोनेल पैचेस होते हैं, रेड टाइप के होते हैं और ये जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं बच्चों की एज, उनके ठीक होते जाते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ में देखने को मिलते हैं। मंगोलियन स्पॉट इस तरीके से होते हैं, जनरली ये बैक में, बटक्स में ही होंगे। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट द गट। गट को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, एलोप्यूरिनॉल, पैरासीटामोल, क्यूनिन या फिर डाइक्लोफेनिक। तो गट में क्या होगा, यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन हो जाएगा, कहाँ पर, जॉइंट्स में। तो जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होगा तो इसको बॉडी से फ्लश करना पड़ेगा। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो क्या होगी, एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल गट में तो यूज़ होती ही है, साथ ही साथ जो यूरिक एसिड के स्टोन होंगे उनको ट्रीट करने में भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है गट के लिए, एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फॉल्सीपेरम मलेरिया। तो मलेरिया फॉल्सीपेरम के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, वैंकोमाइसिन, क्लोरोक्विन, क्यूनिन या फिर मीथोट्रेक्सेट। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो कौन सी है, तो वो है क्लोरोक्विन। मलेरिया, फॉल्सीपेरम मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्लोरोक्विन। एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। फॉल्सीपेरम मलेरिया का तो ड्रग ऑफ चॉइस पता है आपको। एक आता है कि मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने, और एडवर्ड जेनर को ही वैक्सीन की खोज करने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको फॉल्सीपेरम मलेरिया की जो जितनी भी स्पेसीज़ हैं वो याद रखनी है, 4 टोटल होती हैं। एंड ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना है, खोज किसने की थी, मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। बेसिक से क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आते हैं। नेक्स्ट इज थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया इज। फीमेल जेनाइटल से वाइट कलर का थिक म्यूकस डिस्चार्ज होगा, उसके लिए क्या नाम दिया गया, लेबिया, एस्ट्रोजन, हाइमेन या फिर स्मैग्मा। तो जो वाइट थिक कलर का म्यूकस डिस्चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, स्मैग्मा। नेक्स्ट इज द ब्लड ग्रुप, द ग्रुप कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव को। तो ओ नेगेटिव के लिए यूनिवर्सल पॉजिटिव डोनर कहा जाता है, ए बी पॉजिटिव के लिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहा जाता है। दैट मीन्स ए बी पॉजिटिव वाले सबका ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, ओ नेगेटिव वाले अपना सबको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ डिवाइस यूज्ड टू टेक द प्लेस ऑफ अ मिसिंग बॉडी पार्ट्स। कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा जब किसी बॉडी के मिसिंग पार्ट्स को वहाँ पर लगाया जाएगा, प्रोनेशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन या फिर प्रोस्थेसिस। तो जो एम्पुटेटेड पार्ट है, जिसको काटा गया है, वहाँ पर कोई एक अलग पार्ट डिवाइस यूज़ की जाएगी एम्पुटेटेड पार्ट में, मिसिंग पार्ट में, तो वो क्या कहलाता है, प्रोस्थेसिस। नेक्स्ट इज इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो डेमोग्राफिक साइकिल में हाई स्टेशनरी स्टेज किसको कहा जाता है, टोटल 4 स्टेज होती हैं। तो हाई स्टेशनरी स्टेज कौन सी है, ऑप्शन में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। द डेथ rate begins to decline while the birth rate remains unchanged.
डेथ रेट डिक्लाइंस स्टिल फर्दर एंड द बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल, लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो यहाँ पर जो हाई स्टेशनरी स्टेज है उसमें क्या हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट आ जाएगा। नेक्स्ट इज द हेमलिच मैन्योवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज्ड फॉर द पेशेंट हु हैज़। तो हेमलिच थ्रस्ट मैन्योवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? अ ब्लडी नोज दैट मीन्स एपिस्टेक्सिस, अ ब्लॉक्ड एयरवे, फैलन आउट ऑफ बेड, इम्पेयर्ड आईसाइट। तो ब्लॉक्ड एयरवे को ट्रीट करने के लिए हेमलिच मैन्योवर यूज़ किया जाता है। और एब्डोमिनल थ्रस्ट जिसको हम कहेंगे, बच्चों में कहें तो इसको 5 ब्लो, 5 बैक ब्लो, 5 ब्लो के नाम से जानते हैं। बट यदि नॉर्मल क्वेश्चन आता है आपको तो क्या है? हेमलिच मैन्योवर। नेक्स्ट इज साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के बेसिकली 3 साइन होते हैं, तो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वुल्वा, गस ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइसेस अप टू अम्बलाइकस, टेम्परेचर राइसेस। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के जो साइन हैं वो सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो वह टेम्परेचर राइसेस। जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है यूट्राइन वॉल से तो सडन गस ऑफ ब्लड, लेंथनिंग ऑफ विजिबल पोर्शन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, यूट्रस क्या हो जाएगी? राउंड एंड फर्म शेप में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो साइन नहीं है वो क्या है? टेम्परेचर राइसेस, टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट इज साइन ऑफ ट्रू लेबर ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ट्रू लेबर के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन ऑफ ओएस, फीटल मूवमेंट एंड सो। तो फीटल मूवमेंट ट्रू लेबर पेन के टाइम पर फील नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके रखनी है। फीटल मूवमेंट आपको फील होंगे बिफोर लेबर पेन के, बट आफ्टर जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तब फीटल मूवमेंट फील नहीं होते। पेनफुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, सर्वाइकल ओएस डायलेट होगी और ब्लड सो है देखने को मिलेगा, बट फीटल मूवमेंट नहीं होंगे उस टाइम पर। नेक्स्ट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी। तो बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए? डिटरमाइंड बाय हॉस्पिटल प्रोसीजर, डिटरमाइंड बाय द बेबी डिजायर्स, डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच द मदर प्रोड्यूस द मिल्क, और अ रिजिड 3 आवर शेड्यूल। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, जनरली कहा जाता है एवरी 2 आवर में न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको वेकअप करके फीड कराना होता है। बट यहाँ पर जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो यहाँ पर एक और ऑप्शन अच्छा है, तो वो कौन सा है कि बेबी की डिज़ायर के अकॉर्डिंग, बेबी की जितनी डिज़ायर है उतना ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज द एमनियोटिक फ्लूइड एंड सेक्स सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। और ब्रेस्ट फीडिंग को लेके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी ने यदि प्रॉपर फीड हुआ है तो कितना टाइम तक सोसू करेगा? एटलीस्ट 6 to 8 टाइम्स यदि प्रॉपर ब्रेस्ट फीड हुआ है, और फीड करने के 2 घंटे बाद 2 घंटे तक वो कंटिन्यूस सोएगा भी। तो क्या है? बेसिक साइन है कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द एमनियोटिक फ्लूइड एंड सेक्स सर्व द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। तो एमनियोटिक फ्लूइड सभी फंक्शन करेगा किसी एक को छोड़कर। जो एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक सेक है उसके फंक्शन सब हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है हेल्पिंग टू डायलेट द सर्विक्स, प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम इंजरी, प्रोवाइडिंग द फीटस विथ इम्यून बॉडीज, कीपिंग द फीटस एट एन इवन टेम्परेचर। तो एमनियोटिक फ्लूइड एक कुशन का काम करेगा बेबी में, जो इंजरी से प्रिवेंट करेगा, सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करेगा, फीटस का जो बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करने का काम करेगा, बट इम्यून बॉडीज प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, प्रोवाइडिंग द फीटस विथ इम्यून बॉडीज। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ हाउस विजिट बाय आशा इन अ डेज। तो एक आशा वर्कर एक दिन में एटलीस्ट कितनी हाउस विजिट करनी चाहिए? 25, 10, 20 या फिर 35। तो टोटल हाउस विजिट की बात हो रही है, तो एक आशा वर्कर को एक दिन में 10 हाउस विजिट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCTS। PCTS का फुल फॉर्म क्या है? पेशेंट चेक फॉर ट्रीटमेंट सिस्टम, पेशेंट एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो PCTS का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है आपको, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम।
द निश्चय किट इज़ यूज्ड टू टेस्ट, तो जो निश्चय किट है किसको टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है? HIV, प्रेगनेंसी, मलेरिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है निश्चय, जिस तरीके से मार्केट में अवेलेबल रहती है, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, तो यहाँ पर जनरली इसमें SCG हार्मोन को यूरिन प्रेगनेंसी UPT टेस्ट किट भी हम जिसको कह सकते हैं, तो इसका नाम क्या है? निश्चय, और एक गवर्नमेंट सप्लाई में आती है, फ्री सप्लाई है इसकी, ये नॉट फॉर सेल है, मतलब कि ये दुकान पर आपको नहीं मिलेगी, जो गवर्नमेंट सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर CHC है वहाँ पर आपको ये अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू, तो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम NMBS को किस में मॉडिफाई किया गया है? ऑप्शन में JSS के, दैट मीन्स जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, RKS के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, JSY जननी सुरक्षा योजना, RPS के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो किसमें जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के लिए कन्वर्ट किया गया है, तो वो है यहाँ पर JSY स्कीम। क्या है? JSY स्कीम, जननी सुरक्षा योजना में इसको कन्वर्ट किया गया है, जो कि 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी। पहले इसका नाम था नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, देन आफ्टर इसको चेंज किया गया जननी सुरक्षा योजना में। नेक्स्ट है इफ़ अ चाइल्ड्स वेट फॉल्स इन ग्रीन लाइन ऑन ग्रोथ चार्ट इट इंडिकेट्स, तो जो ग्रोथ चार्ट होता है उसमें यदि बच्चे का वेट है जो ग्रीन लाइन तक शो हो रहा है, दैट मीन्स से क्या है? सीवियरली अंडर वेट है, लेस वेट है, नॉर्मल वेट टू एज है, या फिर नन ऑफ दी अबव है। तो यदि बच्चे का वेट ग्रीन लाइन तक शो हो रहा है, दैट मीन्स बच्चे का वेट क्या है? नॉर्मल है। ये देखिए यहाँ पर हेल्दी चिल्ड्रंस में जो ग्रोथ चार्ट होता है वो क्या होता है? ग्रीन बैंड तक, फॉल अबव सेकेंड कर्व और ग्रीन बैंड, जो ग्रीन बैंड है इस पर रहेगा, और जो बच्चे मॉडरेटली अंडरवेट होंगे उनका सेकेंड कर्व से थर्ड कर्व के बीच में येलो बैंड पे होगा, और जो सीवियरली अंडरवेट होंगे उनका बिलो द थर्ड कर्व, जो ऑरेंज कर्व है इसमें रहेगा। तो ये क्या है? ग्रोथ चार्ट है, आपको याद रखना है बच्चों की, ये क्या है? ग्रोथ चार्ट। तो इसमें 3 होंगे, ग्रीन है दैट मीन्स बच्चा क्या है? स्वस्थ है, हेल्दी है, नॉर्मल है। येलो है दैट मीन्स क्या है? मॉडरेटली अंडरवेट है। यदि ऑरेंज है दैट मीन्स बच्चा क्या है? बहुत ही ज़्यादा सीवियरली अंडरवेट है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स एज एक्सेस थर्स्ट, एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेस हंगर एंड वेट लॉस आर एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पर सिम्टम है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और अंडरवेट। तो ये किसके सिम्टम है सब? डायबिटीज़ के, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के, किडनी रिलेटेड डिसीज़ के, या फिर अर्थराइटिस के। तो 3P सिम्टम है यहाँ पर, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड वेट लॉस। तो ये किसके हैं सब? ये हैं डायबिटीज़ के। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम फोकस ऑन, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आई थी, इसने किस पर फोकस किया था? डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, यूज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आई थी इसने बेसिकली फोकस इन सभी चीज़ों पर किया था। जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है उसी के दिन इसको लाया गया था। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन जो स्कीम लाई गई थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए फ्री सैनिटरी पैड है जो प्रोवाइड करवाना, जिससे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करके रखा जा सके। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है इसको लेके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आते हैं। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडर RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज एडोलेसेंट। तो RKSK जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके तहत एडोलेसेंट एज ग्रुप माना जाता है 10 से 19 साल तक के बच्चों को। ये लॉन्च किया गया था 7 जनवरी 2014 को, जो कि एक एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये चीज़ आपको याद रखना है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत जो WHO ने एज डिसाइड की एडोलेसेंट ग्रुप की 10 से 19 साल तक के, इनमें इन बच्चों को न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब्सटेंस एब्यूज़ और अदर इशूज़ को लेके प्रोग्राम लाया गया था RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के इसके बेनिफिशियर्स ग्रुप हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेजर रीजन ऑफ मालन्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया। तो भारत में कुपोषण का सबसे मेन कारण क्या है बच्चों में? पॉवर्टी, डिले और इनअप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इग्नोरेंस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
तो माल न्यूट्रिशन का भारत में सभी रीज़न हो सकते, पॉवर्टी भी होगी, डिले कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होगी, मतलब जो वीनिंग जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद है वो डिले स्टार्ट करवाना, या फिर करवाते भी हैं स्टार्ट तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, इग्नोर करना, यदि बच्चा कुपोषित है, माल नरिश्ड है तो उसको दिखाना भी नहीं, ट्रीटमेंट भी नहीं लेना, तो किस में आएगा, इग्नोरेंस में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज विच रेगुलेटरी बॉडी एसोसिएटेड विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेस इन द स्टेट। तो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सबको पता है कि स्टेट में कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज नर्सेज का रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हेनरी फोर्ड ने, हेनरी डोरंट, हेनरी ब्राउन या फिर हेनरी क्लाइडे। तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी, हेनरी डोरंट ने 1883 में। नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पाउल एनरिच ने या फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट इज बेनेडिक्ट टेस्ट इज अ यूरिन सैंपल इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो बेनेडिक्ट टेस्ट यूरिन सैंपल के लिए किया जाता है, तो इसमें क्या चीज़ है जो डिटेक्ट की जाती है, एसीटोन बॉडीज, ग्लूकोज, वाइल सॉल्ट या फिर वाइल पिगमेंट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है जिसमें क्या चेक किया जाता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनेल इन चाइल्ड द फर्स्ट टू क्लोज। तो कौन से फॉन्टेनेल हैं जो बच्चों में सबसे पहले क्लोज होते हैं, 6 वीक की एज में ही ये क्लोज हो जाते हैं जनरली, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड या फिर मास्टॉइड। तो जो सबसे पहले क्लोज होते हैं फॉन्टेनेल वो क्या है, ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर। एंटीरियर 1.5 ईयर में क्लोज होते हैं जनरली 18 मंथ की एज में बच्चों में, बट ये कब क्लोज हो जाते हैं, 6 वीक में ही। तो आपको याद रखना है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल सबसे पहले क्लोज होंगे एंड एंटीरियर बाद में। नेक्स्ट इज टिटेनीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। तो टिटेनी जो डिसीज है इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपर कैल्सेमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया। तो टिटेनी में क्या सबसे पहले डिस्टर्ब होगा, कैल्शियम लेवल। क्या होगा, जो कंडीशन है हाइपोकैल्सीमिया है क्या है, कैल्शियम का लेवल कम होना। तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा वो क्या होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट एविडेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में कौन से आयन सबसे ज़्यादा होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड या फिर बाइकार्बोनेट। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में सबसे ज़्यादा मोस्ट एविडेंट आयन है वो कौन से हैं, सोडियम। इंट्रा सेलुलर फ्लूड में क्या है, पोटेशियम। याद रखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के पूछे तो सोडियम, इंट्रा सेलुलर फ्लूड के पोटेशियम। नेक्स्ट इज फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन स्टीम इज एन ऑटोक्लेव शुड बी एट अ प्रेशर ऑफ 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच फॉर मिनट्स एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ। तो यहाँ पर जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस पूछी है ऑटोक्लेव में कि 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक क्या है, मिनट यूज़ किए गए, दैट मीन्स 30 मिनट्स तक। टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पर टेम्परेचर पूछा है ऑटोक्लेव का, ऑप्शन में 100 डिग्री सेल्सियस, 110, 121 या फिर 131। तो जो 30 मिनट तक के लिए या फिर बेस्ड ऑन किस चीज़ को आप स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेविंग मशीन में, उस पर भी ड्यूरेशन फिट होता है, मेंटेन किया जाता है। बट जो एग्ज़ाम में आता है वो 30 मिनट तक का ही होता है। तो यहाँ पर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा कितना रखा जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज मैकबर्नीज पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। मैकबर्नी पॉइंट है एब्डोमेन के किस क्वाड्रेंट में होगा, ऑप्शन में लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट अपर या फिर राइट लोअर। मैकबर्नी पॉइंट क्यों कंसीडर किया जाता है, क्यों चेक किया जाता है, अपेंडिसाइटिस का जो पेन है वो कहाँ पर होता है, मैकबर्नी पॉइंट में। और मैकबर्नी पॉइंट कहाँ पर होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में एब्डोमेन के। नेक्स्ट इज टर्मिनल डिसइंफेक्शन इज कैरीड आउट। तो टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या है, ऑन एडमिशन ऑफ अ पेशेंट, when patient is in ward, after patient goes home या फिर after patient dies in ward। तो टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ टर्मिनेट करना, अलग करना। तो इस तरीके का इन्फेक्शन कब माना जाता है, जब पेशेंट चला जाए। टर्मिनेशन डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट बाय द आफ्टर पेशेंट गोज टू द होम। नेक्स्ट इज भोर कमेटी इस्टेब्लिश्ड। तो भोर कमेटी की स्थापना कब हुई थी,
1966, 46, 64 या फिर 71 में। तो बोर कमेटी की स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट इज आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स आर गिवन टू प्राइवेट डॉक्टर फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट होती हैं तो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, तो उनको ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी स्कीम के तहत आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं? NRHM के तहत, CSSM के तहत, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम है जो, जननी सुरक्षा योजना या फिर वंदे मातरम स्कीम। तो जो डॉक्टर्स प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं ताकि आप अपने जो पेशेंट हैं उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये दी जाती हैं वंदे मातरम स्कीम के तहत। वंदे मातरम स्कीम 9 फरवरी 2004 को अहमदाबाद में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था और यहाँ पर इसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट वाइज जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी, किसके थ्रू? प्राइवेट डॉक्टर्स को, जो भी आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हैं वो। नेक्स्ट है यहाँ पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन। तो डाइटरी अलाउंस किसी पर्सन का किस पर डिपेंड करता है? एज जेंडर एंड फिजिकल वर्क, एज एंड फिजिकल वर्क या फिर एज पर। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस किसी भी पर्सन का ये डिपेंड करता है पर्सन की एज पर, जेंडर पर और फिजिकल वर्क पर। एज क्या है, जेंडर मेल है या फीमेल है, फिजिकल वर्क क्या है, आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, हार्ड वर्क है, मॉडरेट वर्कर हैं, तो आपका रिकमेंडेड RDA है, इस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज हु कांट डोनेट आइज। तो कौन है जो अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकता? पर्सन हु वियर्स द ग्लासेस, पर्सन हु हैज द कैटरैक्ट, पर्सन हु हैज अंडरगोन आई सर्जरी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ऐसा पर्सन आके डोनेट नहीं करता जो ग्लासेस पहनता हो, कैटरैक्ट हुआ हो उसको पहले, या तो कोई आई डिसीज़ हुई हो या फिर उसकी कोई आंखों की सर्जरी हुई हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कोट और एप्रन ऑफ आशा। तो जो आशा वर्कर होती हैं उनके एप्रन का कलर कैसा होता है? ब्लू, पिंक, वाइट या फिर ग्रीन। तो आशा वर्कर का जो एप्रन का कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का। नेक्स्ट इज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हाई एल्कोहल कंजप्शन एंड ओबेसिटी में लीड्स विच ऑफ द डिसीज। तो आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं यदि, मतलब आप कुछ काम धाम नहीं करते हैं, बैठ के खाने पीने वाले हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ओबेसिटी है, तो किस डिसीज़ के होने के चांसेस हो सकते हैं इससे? नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, हैंसन्स या फिर अल्जाइमर। तो यहाँ पर ये सभी किसके कारण बन सकते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसमें हार्ट, जो हाई BP की प्रॉब्लम है, जो हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की प्रॉब्लम होगी, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ेगा, डायबिटीज़ होगी, कैंसर होगा। तो ये सब किसके कारण होंगे? इन सभी चीज़ों के कारण। तो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के होने वाले कारण है। और ये क्या है? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, भी याद रखना है। नॉन मॉडिफाइबल, मॉडिफाइबल, तो यहाँ पर जो फैक्टर बताए हैं क्या है? मॉडिफाइबल, इनको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम जिंक इज रिलेटेड टू। तो जो जिंक से कौन सा प्रोग्राम रिलेट करता है? निमोनिया, डायरिया, एनीमिया, टिटनेस। तो जिंक किस में दिया जाता है? डायरिया के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर जिंक एंड हेल्थ प्रोग्राम है जो कि डायरिया से जो बच्चों में मॉर्टेलिटी होती है, मॉर्बिडिटी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। जो हॉस्पिस कॉन्सेप्ट है किसके लिए है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हॉस्पिस केयर कितने दी जाती है? कैंसर के जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। तो एक सेल का किसी दूसरी सेल में ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा? हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, फिर एनाप्लासिया। तो ये सभी टर्म याद रखने हैं आपको, सभी बताए हुए हैं। तो एक सेल का किसी दूसरी सेल में अनदर टाइप से ट्रांसफर होना क्या है? मेटाप्लासिया। हाइपरप्लासिया में जो ऑर्गेनिक टिश्यू है, सेल है, इनका अमाउंट बढ़ेगा। डिस्प्लासिया में जो क्या होंगी? सेल्स होंगी, कम होना स्टार्ट होंगी, टिश्यूज है जो कम होंगे। बट जो यहाँ पर ये सभी टर्म किसमें आपको याद रखना है? कैंसर के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनमें। तो मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, हाइपरप्लासिया, सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में टोटल कितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं? 5, 7, 9 या फिर 12। तो थोरेसिक पूछें तो 12, सर्वाइकल पूछें तो 7,
नंबर पूछे तो 5 याद रखना है। थोरेसिक 12, T1 to T12 क्या है, थोरेसिक है। सर्वाइकल 7, नंबर 5। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट ऑफ फीवर फास्टेजियम इस टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो पेशेंट को फीवर है जब फास्टेजियम टर्म यूज़ किया जाता है तो ये फास्टेजियम का मतलब है क्या। ऑनसेट ऑफ फीवर व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज सडनली रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो फास्टेजियम टर्म यूज़ किया जाता है फीवर में, लेकिन जब फीवर क्या हो एक मैक्सिमम रेंज तक पहुंचकर वहीं कांस्टेंट हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसके आगे ना बढ़े, तो टर्म क्या कहलाता है, फास्टेजियम। क्या कहलाएगा, फास्टेजियम। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन पेशेंट्स नॉट लाइंग डाउन। तो कौन सी पोजीशन में पेशेंट लेट नहीं पाएगा, ट्रेनलेनबर्ग, सिम्स, फॉलोअर्स या फिर रोज। तो नॉट लाइंग डाउन में क्या होगा, फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड अलॉन्ग विथ इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्यूनिन सल्फेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो यदि आप किसी पेशेंट को क्यूनिन सल्फेट देते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में, तो उसके साथ आईवी के रूट से आप क्या देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मल्टीविटामिन, ग्लूकोज या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो आप क्या देंगे, यहाँ पर ग्लूकोज देंगे साथ में। नेक्स्ट इज which out of the following drugs should be given first in a patient of acute myocardial infarction। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, स्टैटिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एस्प्रिन या फिर एसी इनहिबिटर्स। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हम कौन सी मेडिसिन देंगे, एस्प्रिन। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है न्यूट्रिशन का, तो यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ पार्ट ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। तो अल्जाइमर्स के पेशेंट में कौन सा विटामिन है जो एज अ डाइटरी मैनेजमेंट के तौर पर यूज़ किया जाएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन B12। जो विटामिन यूज़ किया जाएगा विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फॉलेट जो कि विटामिन B12 और B6 यूज़ किए जाते हैं। एज रिलेटेड कंजेनाइटल डिक्लाइन होगा सेल्स में, नर्व सेल्स में, उनको ट्रीट करने के लिए विटामिन B12 दिया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन का कॉज क्या है, क्राउ, बर्साइटिस, ट्राइकोमोनास या फिर लूपस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, फीमेल में जो यूरेथ्रा में सबसे ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा वो किसके कारण होगा, ट्राइकोमोनास। किसके कारण, ट्राइकोमोनास के कारण। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स कैंसर का कारण यहाँ पर क्या है, हाई फैट डाइट, एल्कोहल कंजप्शन, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ऑफिशियल ऐप है उसको आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, जहाँ से आपको एमपी के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर, हरियाणा के पेपर, राजस्थान के, त्रिपुरा के, हर एक स्टेट के पेपर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज़, हर एक चीज़ अवेलेबल है ऐप में। तो आप जाके वहाँ से उनको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस में सभी कंटेंट रखा गया है कि हर एक स्टूडेंट उस प्राइस को अफोर्ड कर पाए। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैलेंजिंग क्विज भी है वहाँ पर। तो सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो क्या है यहाँ पर, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज। तो हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज का मतलब है कि कम उम्र में शादी हो जाना या फिर कम उम्र में सेक्स करना भी इसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड बाय। तो डॉपलर टेक्निक से फीटल हार्ट साउंड हम कब सुन सकते हैं, तो ये जनरली 10 से 12 वीक में है। जब आप जो भी प्रेग्नेंट लेडीज से चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर ये डिवाइस यूज़ करता है, इसको क्या कहते हैं हम, डॉपलर टेक्निक। और इसके थ्रू फीटल हार्ट साउंड को हम 10 से 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022। 2022 की थीम क्या है, तो 2022 की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। याद रखना है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। हर साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। प्रेजेंट में जो चीफ हैं WHO के वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। हेडक्वार्टर है जनेवा में। यदि इंडिया का हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज सोनोग्राफिक शोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो इस सोनोग्राफी में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा, तो किस डिसीज में देखने को मिलेगा, एब्रप्टो प्लेसेंटा में,
प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी में। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है मोलार प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो जब आप किसी डिसीज होने के बाद उससे रिकवर हो रहे हैं तो वो पीरियड क्या कहलाता है? डिक्लाइन, इंक्यूबेशन, कन्वल्सेंस या फिर ससेप्टिबिलिटी। तो टाइम पीरियड जब आप किसी इन्फेक्शन से क्या हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है? कन्वल्सेंस पीरियड। इंक्यूबेशन का मतलब होगा कि जो साइन सिम्टम बॉडी आपकी शो करेगी इन्फेक्शन एंटर होने के बाद, आपकी बॉडी जो फर्स्ट साइन सिम्टम शो करेगी वो क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। रिकवरी पीरियड को क्या कहा जाता है? कन्वल्सेंस पीरियड। नेक्स्ट इज रेबीज इज ऑल्सो नोन एज। तो रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, डिमेंशिया या फिर रूबियोला। तो रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। रेबीज का कॉजेटिव एजेंट क्या है? लाइजा वायरस। इसमें आपको रेबीज के ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट थिंग, रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। कॉजेटिव एजेंट है लाइजा वायरस, जो इन्फेक्टेड एनिमल कैट या फिर डॉग के बाइट करने से होगा। यदि यहाँ पर आपको पूछा जाता है कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको जो इन्फेक्शन की कैटेगरी है रेबीज की, कैटेगरी फर्स्ट में क्या होगा? जब एनिमल बाइट करेगा तो लीकिंग, टचिंग और इंटैक्ट द स्किन, यहाँ पर आपको ओनली वुंड को वॉश करना है। सेकंड कैटेगरी में भी आपको वुंड को क्लीन करना है एंड देन एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना है। लास्ट जो कैटेगरी थर्ड है, इसमें स्क्रैच स्किन को पेनिट्रेट करेंगे। आप इनको देख सकते हैं आँखों से, जो भी एनिमल्स ने बाइट किया है वहाँ पर। तो पहले वुंड को क्लीन करना है, एंटी रेबीज वैक्सीन देना है, एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी थर्ड कैटेगरी में एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फाइन डाउनी हेयर विच कवर्स बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी पर बहुत ही टिनी, बहुत ही छोटे छोटे हेयर होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं। उनको क्या कहेंगे? मॉटलिंग, मिलिया, लेन्यूगो या फिर वर्निक सेजोसा। तो जो न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पर जो हेयर होते हैं छोटे छोटे, वो क्या कहलाते हैं? लेन्यूगो, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रोम। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में, इसोफेगस में, इलियम में या फिर नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमन बॉडी में जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर्स। आयरन स्टोर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो टेस्ट होगा वो क्या होगा? सीरम फेरिटिन टेस्ट, कि आपकी बॉडी में आयरन कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। नेक्स्ट इज मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज। तो मंडे फीवर किसको कहा जाता है? बैगोसिस, एब्स्टोसिस, सीओपीडी या फिर बायसिनोसिस। तो मंडे फीवर कहा जाता है बायसिनोसिस को। अब यहाँ पर कुछ डस्ट के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, ऑक्यूपेशनल डिसीज के ही टर्म है। यदि कोल्ड डस्ट से होता है तो एंथ्राकोसिस, सिलिका से होता है तो सिलिकोसिस, एब्स्टोसिस में क्या है? लंग कैंसर है, आयरन से क्या होगा? सिड्रोसिस। और जो ऑर्गेनिक डस्ट होगी, इसमें ऑर्गेनिक का मतलब होगा कि जो चीज़ें क्या हो सकती हैं? डिग्रेडेबल हैं। कैन फाइबर से क्या होगा? बैगोसिस। कॉटन डस्ट से होगा बायसिनोसिस, जिसको मंडे फीवर कहा जाएगा। टोबैको से टोबैकोसिस। और फार्मर्स लंग यदि आपको आता है तो हे और ग्रेन डस्ट से होने वाली प्रॉब्लम है वो क्या है? फार्मर्स लंग। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी आर। तो माला डी का केमिकल कंपोनेंट क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन, डी नॉर्जेस्ट्रोल एंड इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, डी नॉर्जेस्ट्रोल एंड प्रोजेस्ट्रॉन या फिर नन ऑफ द अबव। तो केमिकल कंपोनेंट है माला डी का डी नॉर्जेस्ट्रोल एंड इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल। माला डी और माला एन दोनों का सेम कंपोनेंट है। इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है कि जो माला डी हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बट जो माला एन है वो पीएससी, सीएससी में अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनको सेल्स के लिए भी 2 और 3 रुपीज़ पर सैचेट मार्केट में अवेलेबल भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा? IgA, IgD, IgM या फिर IgG। तो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? IgA। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट इज कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन इंट्रायूट्राइन डेथ। तो यदि बेबी स्टिल डेथ है या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ है, बेबी की डेथ यूट्रस में ही हो गई है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? कलरलेस, गोल्डन, टोबैको जूसी या फिर सेफ्रॉन।
तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यदि बेबी स्टिल बर्थ है या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है तो टोबैको जूसी रहेगा। सेफ्रॉन कलर होगा पोस्ट मैच्योर बेबी 42 वीक्स के बाद डिलीवर होगा। ग्रीन कलर होगा यदि मेकोनियम स्टेट बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो रहेगा। गोल्डन कलर RH आइसो इम्यूनाइजेशन के कारण होगा। रेड कलर होगा एब्रप्शन के कारण या फिर हेमरेज के कारण। टोबैको होगा इंट्रायूट्राइन डेथ और स्टिल बर्थ के कारण। नेक्स्ट इज अ कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर और लेस, दैट मीन्स, तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो AFI इंडेक्स है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है 5 सेंटीमीटर और उससे भी कम होता है, क्या कहलाएगा? पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, हाइड्रोसेफेलस या फिर न्यूमोथोरिक्स। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर और उससे कम है तो क्या है? ओलिगोहाइड्रोमनियास। ये देखिए जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स करता है 5 सेंटीमीटर और कम तो क्या है? ओलिगोहाइड्रोमनियास। यदि पॉलीहाइड्रोमनियास पूछते हैं तब जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है कितना होगा? मोर देन 25 सेंटीमीटर। और वर्टिकल पूल कितना होगा? मोर देन 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज विच इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? तो एमनियन। आउटर मोस्ट है कोरियन, इनरमोस्ट क्या है? एमनियन। प्लेसेंटा को लेके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल वेट होता है 500 ग्राम। 1/6 ऑफ द बेबी वेट के 3 ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन है जो प्रेजेंट होगी। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ आती है तो 50 to 60 सेंटीमीटर। एवरेज पूछे टर्म प्रेगनेंसी में तो 55 सेंटीमीटर। बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं यहाँ पर आपको कम टाइम में जल्दी जल्दी बताते जा रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल पाए। तो वेट पूछें तो 500 ग्राम और यदि एग्जाम में आपको 500 ग्राम वेट और 1/6 ऑफ द बेबी वेट आए तो आपको 1/6 ऑफ द बेबी वेट को मार्क करना है। आर्टरीज और वेसल्स पूछे तो 2 आर्टरी 1 वेन। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी तो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। एवरेज लेंथ होती है 55 सेंटीमीटर अम्बिलिकल कॉर्ड की। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मीयर। तो सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? ऑप्शन में वेंटोस, वैक्यूम, फॉरसेप्स या फिर अरेस स्पैटुला। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है यहाँ पर है अरेस स्पैटुला। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोन नंबर प्रोवाइड्स एक्सेस टू आरोग्य सेतु सर्विसेज फॉर फीचर फोन एंड लैंडलाइन यूजर। तो आरोग्य सेतु में कौन सा फोन नंबर यूज़ किया गया था लैंडलाइन और फोन यूजर के लिए? 1091, 1098, 1921 या फिर 1075। जो फ़ोन नंबर यूज़ किया गया था वो था 1921। आरोग्य सेतु ऐप लाई गई थी कोविड को ट्रैक करने के लिए कि किस घर में कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं, आप हाई रिस्क एरिया में हैं या सेफ जोन में हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप का जो नंबर है यहाँ पर क्या है? 1921। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है नेशनल हेल्पलाइन नंबर यूज्ड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन कोविन सॉफ्टवेयर क्वेरीज। जो कोविन सॉफ्टवेयर आया था वैक्सीनेशन के लिए लाया गया था। एक कोविन सॉफ्टवेयर में एक फ़ोन नंबर से 4 लोग रजिस्टर्ड हो सकते थे। तो यहाँ पर कौन सा नंबर यूज़ किया गया था? आपको कोई भी गाइडेंस लेना, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्लास रहेगी उस पर आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।